राजा के द्वारा नहीं हुआ तो वो कानून फेलियर उस समय का था। उसका अर्थ ये नहीं कि उसके लिए जो है भविष्य की पीढ़ियां जिम्मेदार रहें। ये जो तर्क है ये न्याय संगत नहीं है और वो जीवन तो अभी रहे भी नहीं है। आप बताइए, वो गठरी का बोझ आने वाले जीवन और अभी जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है वो भी उसका बोझ उठाएगा। बेस रिजर्वेशन नहीं रहना चाहिए, इकोनॉमी बेस रिजर्वेशन आना चाहिए। आप बताइए, सरकारें रिजर्वेशन ला कहाँ से रही है? चीन से, पाकिस्तान से, रूस से, इंग्लैंड से, कहाँ से ला रही हैं? ये रिजर्वेशन जनरल वर्ग से लिया जा रहा है। राजनीति का भी दुरुपयोग, पहले राजनीति में धर्म होता था। राजनीति, राज को चलाने की जो नीति है वो किसके लिए है? राष्ट्र के नागरिकों के लिए है, पर वो ही छवि धूमिल है इस समय। नमस्कार, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपको मिनी संसद के मंच पर। जंतर मंतर की पावन भूमि पर हम खड़े हुए हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं किस तरह से बैरिकेड लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर जो रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात हो रही है, रिजर्वेशन में सुधार की बात हो रही है, रिजर्वेशन कुछ लोग हटाने की भी बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन को कुछ लोग बदलने की भी बात कर रहे हैं। ऐसे लोग लगातार आने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस भी, क्योंकि परमिशन नहीं है तो दिल्ली पुलिस लोगों को रोक रही है और जगह जगह डिटेन कर कर भेज रही है। यहाँ पर कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था रिजर्वेशन का, 20 तारीख को अगर मैं गलत ना हूं तो, और 20 तारीख को हमारे साथ अरोड़ा जी खड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐलान आरक्षण की बात की थी, तो लोगों ने कहा, सबके मन में तो चाहिए। क्या सच में ये बात तथ्यात्मक लगती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो सकता है? क्या जाति के आधार पर जिस समय दिया गया जब सामाजिक न्याय की बात हुई, क्या वो गलत है? ये बहुत सारी बातें, आज बहुत सारे प्रश्न हमारे जेहन में, और हम अरोड़ा जी से पूछेंगे, प्रवीण भाई से, कि क्या सोचते हैं वो जंतर मंतर के बाहर खड़े होकर। पीछे पूरा डिप्लॉयड है सारे लोग और आपने प्रोटेस्ट किया भी है। आज आप यहाँ ज्ञापन लेने आए थे और पुलिस से मिले, ज्ञापन रिसीविंग लेने आए थे, वो शायद नहीं मिली। सबसे पहले आपका नाम, आपके संगठन का नाम और आर्थिक आधार आंदोलन, आर्थिक आधार आरक्षण आंदोलन। मैं प्रवीण अरोड़ा, आप परिचित भी हैं मुझसे और मैं भी आपसे परिचित हूँ। 20 तारीख को आप उपस्थित थे यहाँ पर, 20 अगस्त 2026 को, और आज 23 अगस्त 2026 है। मैं यहाँ जंतर मंतर पर उपस्थित हूँ और भारत राष्ट्र में आर्थिक आधार पर आर्थिक आधार पर जो आंदोलन चल रहा है वो भारत राष्ट्र के सभी नागरिकों का आंदोलन है, जिसके निमित्त हमने 30 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया हुआ है शांतिपूर्ण ढंग से, जिसकी मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेता हूं कि पूरा आंदोलन जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा। और भारत राष्ट्र में सामाजिक परिवर्तन है, निश्चित होगा। इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी राष्ट्र का नागरिक हो, इसमें भाग ले सकता है, हिस्सा ले सकता है। ये राष्ट्र के नागरिकों का जोड़ने का आंदोलन है। यह आंदोलन युवाओं का आंदोलन है, यह आंदोलन विद्यार्थियों का आंदोलन है, ये संपूर्ण राष्ट्र का आंदोलन है। इसमें आप सभी भागीदारी लें, मैं आपसे ये अपील करता हूँ। लगातार हम बात करते हैं, हम एससी की जब बात करते हैं, एससी समाज की, एसटी समाज की, तब जब रिजर्वेशन आया तो ये आर्थिक आधार पर नहीं आया था। तब जो समाज में जिस तरह से, समाज में जो दलित लोग थे उनका समाज में जिस तरह से बहिष्कार हो रहा था, उस समय जो परिस्थितियां थी, तो ये माना गया कि समाज में अगर इनको भी मान सम्मान, उनमें भी प्रतिभाएं थी, उनके पास भी पैसा था दलित समाज के पास उस समय, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहा था, उनकी प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिल रहा था, ऐसा कहा गया और इस आधार पर, सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया गया। उसके बाद फिर बात चली, क्योंकि 80 साल हो गए लगभग के सामाजिक आधार पर आरक्षण, तो उसका एक क्या बोलते हैं, उसकी पूरी तरीके से रिपोर्ट बननी चाहिए थी, उसकी समीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन वो सब नहीं हुआ और आर्थिक आधार की बात होने लगी। तो क्या लगता है कि अगर एक जगह से उठाकर, अगर एक गोल से निकाल के बॉल दूसरे गोल में डाल दोगे, कल आप आर्थिक आधार पर बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि गरीब होना ही वो हो जाएगा। जैसे जाति होना अभी नौकरी की गारंटी हो जाती है, या शिक्षा संस्थान में गारंटी हो जाती है जगह पाने की, जाति गरीब होना गारंटी हो जाएगी, तो फिर क्या बदलेगा? जी, आपकी 2 या 3 प्रश्न आपके उसमें आए हैं। पहला प्रश्न आपने ये किया कि आरक्षण जो है किस प्रकार से आया, और आपने एक तर्क दिया कि इसमें भेदभाव का एक शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, ये सब जो है तर्क वितर्क की बातें हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हैं।
उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस समय जो है राजा पद्धति थी। अगर आप देखें जिस प्रकार आज सरकारें हैं, उस समय राजा पद्धति थी। अगर कहीं पर किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया है, अपराध किया है, तो वो कानून था, राजा पद्धति के द्वारा जो कानून, जिस प्रकार आज सरकारें हैं और यहाँ पर कानून मंत्रालय भी है, डिपार्टमेंट हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हैं, तो उन्होंने अपना काम किया होगा। अगर वो अपना कार्य सुचारू रूप से कोई राजा के द्वारा नहीं हुआ, तो वो कानून फेलियर उस समय का था। उसका अर्थ ये नहीं कि उसके लिए जो है भविष्य की पीढ़ियां जिम्मेदार रहें। ये जो तर्क है ये न्याय संगत नहीं है, और वो जीवन तो अभी रहे भी नहीं है। आप बताइए, वो गठरी का बोझ आने वाले जीवन, और अभी जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है वो भी उसका बोझ उठाएगा। तो राष्ट्र ये इस तो प्रकार से मतलब थोड़ी अच्छी, ठीक तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या सच्चाई में ऐसा है? अभी बहुत खबरें आ जाती हैं कि घोड़ी पे चढ़ने, अब तो कोई राजा का शासन नहीं है, कई खबरें आ जाती हैं कि कुछ जो दबंग समाज होता है, वो किसी भी जाति का विशेष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब खबरें तो आती हैं कि घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया गया, इस तरह की खबरें आती हैं। अगर इस तरह का कोई भी उदाहरण और कोई भी घटना, चाहे कम हो लेकिन आते तो हैं, बिल्कुल होंगी। अगर आपने कही है तो बिल्कुल होंगी, और हमें भी जानकारी मिलती है, पर उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, उसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। ये जो नीतियां हैं राष्ट्र के उत्थान में बाधक हैं। ये जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की, कास्ट बेस की, ये राष्ट्र का विकास इससे संभव नहीं है, और राष्ट्र एकजुट नहीं होता। तो मेरा निवेदन है, आवेदन है सरकारों से, राष्ट्र के नागरिकों से, एक सूत्र में बन जाओ, राष्ट्र की जनसंख्या को एक कर दो, तभी विकास संभव है। अन्यथा राष्ट्र मात्र और मात्र नीचाई की ओर जाएगा, ऊंचाई की ओर जिस गति से जाना चाहिए उस गति से नहीं जा पाएगा। क्रीमी लेयर की बहुत बात होती है, ओबीसी में है क्रीमी लेयर, लेकिन जब हम एससी में जाते हैं तो सरकार ने भी अभी बोल दिया, हलफनामा देकर कि भाई हम क्रीमी लेयर का तो एससी में कोई हम प्रावधान ही नहीं है, हम लागू ही नहीं करेंगे क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर से मेरा मतलब ये है कि एक तरह से राजा का बेटा या आईएएस का बेटा ही आईएएस बनता जा रहा है, तो उसमें भी कुछ बाहुबली लोग, मजबूत लोग होते चले जा रहे हैं। उन जातियों में भी खास किस्म के ब्राह्मण हो गए हैं, जैसे एससी में भी कुछ जातियाँ ऐसी हो गई हैं जो उस सेगमेंट में ब्राह्मण हो गई हैं, ओबीसी में भी कुछ जातियाँ, ब्राह्मण से मेरा मतलब है कि मजबूत जातियाँ हो गई, ऐसी ओबीसी में कुछ जातियाँ फ़ायदा ले रही है, तो और वो ताकतवर भी है, उनकी संख्या भी अधिक है, बाकी लोगों तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा। तो क्रीमी लेयर पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्रीमी लेयर हो, यूजीसी हो, एससी एसटी में जो धाराएं हैं वो देखें, या रोस्टर देखें, वो इतना विषैला पेड़ हो चुका है। यही तो हम परिवर्तन चाह रहे हैं। जब आप आर्थिक आधार पर आरक्षण कराएंगे, क्रीमी लेयर की बात हो, यूजीसी की बात हो, या अन्य कोई भी लताएं हैं, इसलिए हम लताओं पर नहीं झूलना चाह रहे हैं, जो जड़ है, जड़ पर प्रहार करना चाह रहे हैं। उससे जो छोटे बिंदु हैं वो स्वयं ही लुप्त हो जाएंगे। लेकिन जब आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, आपने अभी ओबीसी की कुछ कहानियां सुनी होंगी कि अपनी उस फैमिली की इनकम को कैलकुलेट करते तो उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, किसी रिश्तेदार को दे दी और वो गरीब हो गया। तो कहीं ये चलन नहीं हो जाएगा कि भाई गरीब हो जाएंगे, लोग कहेंगे मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, सब कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेंगे गरीब होने का, कागजों में गरीब हो जाएंगे। नहीं, उसके तो आधार होंगे, उसका ड्राफ्ट होगा, अच्छा, सरकारें बैठेंगी, कानून, ठीक है ना, तालमेल बनेगा, उसकी तो एक प्रणाली होगी, उसके अनुसार ही जो है ये आर्थिक आधार पर आरक्षण तय होगा। मतलब उसमें भी बहुत रिसर्च की बात है। कोई रिसर्च की बात नहीं है, कोई बड़ा विषय नहीं है। राष्ट्र की नीति बनानी हो तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा इच्छा शक्ति होनी चाहिए सर्वप्रथम। जब इच्छा शक्ति तय हो जाती है, ये तो हमारे बुद्धिजीवी हैं राष्ट्र के, उसको वो तय कर देंगे, तो वो कोई विषय नहीं है। मेन क्या है कि कास्ट बेस रिजर्वेशन नहीं रहना चाहिए, इकोनॉमी बेस रिजर्वेशन आना चाहिए। आप बताइए, सरकारें रिजर्वेशन ला कहाँ से रही है? चीन से, पाकिस्तान से, रूस से, इंग्लैंड से, कहाँ से ला रही है? ये रिजर्वेशन जर्नल वर्ग से लिया जा रहा है। तो जर्नल वर्ग को आप इतना दबा रहे हो, जर्नल वर्ग आखिर कहाँ जाए? अन्य देशों में पलायन कर ले। हालांकि वो स्थितियां प्रारंभ भी हो चुकी हैं। कह रहे हैं लोग कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण तो विदेशी थे, ऐसा कहा जा रहा है। आजकल थ्योरी भी ऐसी है, या नारे भी लग जाते हैं, जेएनयू में पोस्टर लग गए ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो ये राजनीति है, देश को बांटने की राजनीति है, देश को तोड़ने की राजनीति है। इस प्रकार राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं है। और आप जो है विश्व पटल पर क्या संदेश दे रहे हैं? आप विश्व पटल पर अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। राष्ट्र में एकता रहनी चाहिए, सभी धर्मों को एकजुट रहना चाहिए, सभी जातियों को एकजुट रहना चाहिए, और भारत राष्ट्र में ये सामाजिक परिवर्तन है, इसको कराना चाहिए। जो आपने यहाँ प्रोटेस्ट किया अभी 20 तारीख को, आज ज्ञापन लेने भी आप आए हैं,
आपकी बात हुई आपकी पुलिस अधिकारियों से, जितेंद्र जी से। हाँ जी। लेकिन मोटी बात ये है कि ये सब तो चलता रहेगा जी। 30 तारीख की क्या तैयारी है? 30 तारीख को आपने बहुत बड़ी कॉल दी है भारत बंद की। हाँ बिल्कुल, ये शांतिपूर्ण तरीके से है। हाँ। इसमें सभी धर्मों, सभी जातियों, राष्ट्र की संपूर्ण जनसंख्या का पूरा समावेश है इसके अंदर। और राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र विकसित राष्ट्र होगा, राष्ट्र एक होगा, एक सूत्र में बंधेगा। जी। लोग अक्सर ये कह रहे हैं इस आंदोलन में कि इसमें 70% से लेके 80% या 90% लोग तक वो हैं जो जनरल कैटेगरी से आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि आप जब बात करते हैं कि ये रिजर्वेशन तो एससी का रिजर्वेशन एससी की क्रीमी लेयर खा रही है, तो वो जो नीचे गरीब है, जो एससी में है, जो दलित समाज का गरीब है, जो ओबीसी समाज की पिछड़ी जातियां हैं, उनको आंदोलन में कैसे लाएंगे? क्योंकि सवर्णों का आंदोलन होकर हो गया तो जीतेंगे कैसे? देखिए, ये स्वर्ण, असवर्ण, ऊंची जाति, नीची जाति, एससी, एसटी, ओबीसी, जर्नल, ये शब्द भारत राष्ट्र से लुप्त होने चाहिए। अच्छा। इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जातियों की अपनी महत्ता है, धर्मों की अपनी महत्ता है, उसकी मर्यादाओं में रहकर जहाँ पर राष्ट्र ठीक ठहरता है उस पर एक सहमति राष्ट्र के नागरिकों की सभी होनी चाहिए। और रहा हर राष्ट्र का नागरिक किसी धर्म में है, किसी जाति में, किसी राजनीतिक पार्टी में है, उससे वो राष्ट्र हित के लिए बाहर आ जाए। अच्छा। कहीं ना कहीं हर जगह संकीर्णता होती है, उस संकीर्ण जहाँ पर राष्ट्र ठहरता है उस संकीर्णता से बाहर आना चाहिए। धर्मों जातियों की अपनी महक है, उनके मूल्य सिद्धांत हैं, उनकी परंपराओं का पालन करते हैं। जैसे सूप सुहाए, सार सार को ग्रहण करे, तोता दे उड़ाए। जो जातियों की अच्छाई है वो रख लेनी चाहिए, और जो जातियों की खराबी है ऊंच नीच। देखिए, जातियों में कोई बुराई नहीं है, पहली बात। किसी धर्म में कोई बुराई नहीं, नाम पे ऊंच नीच करते, कोई बुराई नहीं है। हमें अपनी बात को सार्थक करने के लिए हम लोग गलत उदाहरण देख लेते हैं और उन्हीं को अपना आदर्श बना लेते हैं। मतलब ये व्यक्ति जा रहा है तो ये इस जाति का है, उसने ये बात की, अच्छा वो इस जाति का है। अपनी राजनीति, ये सिर्फ राजनीति है, और राजनीति का भी दुरुपयोग। पहले राजनीति में धर्म होता था। राजनीति, राज को चलाने की जो नीति है वो किसके लिए है? राष्ट्र के नागरिकों के लिए है। पर वो ही छवि धूमिल है इस समय। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो राजनीति है उसकी वजह से जातिपात हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं। अगर ये इनका कहने का मतलब ये है, अभी किसी दुकान पे जाएंगे आप, उससे जब सामान लेते हैं उसकी जाति नहीं पूछते। किसी बस में जाते हैं, कंडक्टर से टिकट लेते हैं, उसकी जाति नहीं पूछते। किसी थाने में जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लिखाते हैं, उस अधिकारी से उसकी जाति नहीं पूछते। किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, उससे इलाज कराते हैं, उसकी जाति नहीं पूछते। तो फिर राजनीतिक रूप से क्यों जाति पूछी जा रही है? फिर क्यों एजुकेशन सेक्टर के अंदर जाति के आधार पर किसी को कम नंबर और किसी को ज़्यादा नंबर के आधार पर वो दिया जा रहा है? जब समाज के अंदर जाति जो है वो धीरे धीरे दूर हो रही, तो राजनीति में जाति को इतनी गहरी पकड़ बना रही है कि सब पार्टियां जाति के आधार पर टिकट देती है और जाति के आधार पर अपना वोट बैंक बनाती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।